बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई दिल लगाकर कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है, जिसमें हम अलजबरा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो तस्वीर नज़र आ रही है ये कवर है मैथमेटिक्स का, ऑक्सफोर्ड का जो सिलेबस है 7th एडिशन उसका। लेकिन जो बाकी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अलजबरा जो है वो सभी मैथ्स की बुक्स में सेम होता है, बस उनकी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस वगैरह डिफरेंट होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। चैप्टर 4, बेसिक अलजबरा एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। सेक्शन 4.1, फंडामेंटल अलजबरा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि अलजबरा में लेटर्स का इस्तेमाल क्यों होता है, या फिर मैथमेटिक्स के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो लेटर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो क्यों होते हैं। In algebra, letters are used to represent numbers. अलजबरा के अंदर जो लेटर्स होते हैं वो नंबर्स को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी अगर हमने किसी नंबर को शो करवाना है तो वो अलजबरा के अंदर हम उसको लेटर्स के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। These letters are known as variables. इन लेटर्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। एंड दे कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, और ये कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरी का मतलब आपको पता है कि बदलते रहना, चेंज होते रहना, मतलब सेम नहीं रहना। तो कभी इन लेटर्स की वैल्यू कोई और होती है, कभी किसी क्वेश्चन में और होती है, कभी किसी क्वेश्चन में और होती है। इसलिए इन लेटर्स को वेरिएबल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो अक्सर छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं, नर्सरी 1, 2 और 3 के, उन उन वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि टीचर ये कौन सा मैथमेटिक्स है जिनमें लेटर्स इस्तेमाल होते हैं। आल्दो कि उनकी बुक में ये नहीं होता, अलजबरा छोटी क्लासेस में नहीं होता। जो तकरीबन 6-7 से आउटवर्ड ऑनवर्ड क्लासेस होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि मैथ के अंदर लेटर्स का इस्तेमाल क्यों होता है, मैथ्स में तो सिर्फ गिनती आती है। लेकिन अलजबरा के अंदर स्टूडेंट्स हम लेटर्स को, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टोरी टाइम। The word algebra comes from an Arabic word al-jabr, literally means restoration. जो अलजबरा का लफ्ज़ है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब अल-जब्र है, और इसका जो लिटरली मीन्स है, इसका जो लिटरली मीनिंग है वो है रिस्टोरेशन। इट्स रूट्स कैन बी ट्रेस्ड टू अ मैथमेटिशियन। इसकी जो जड़ें हैं वो, इसकी जो रूट्स हैं वो किसके साथ जाके मिलती हैं? एक मैथमेटिशियन है, रियाजीदान है, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ये एक मैथमेटिशियन थे, और अलजबरा का ताल्लुक़ इन्हीं से है। मूसा अल ख्वारिज़मी 780 780 में पैदा हुए थे और 850 में इनकी डेथ हो गई थी। He wrote the compendious book on calculation by completion and balancing. इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. इसी तरह से क्लास स्टोरी टाइम के अंदर एक दो बातें और लिखी हुई हैं, वो आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। Algebraic notations. Table 4.1 shows some basic algebraic notations. स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि एक साइड पे आपको अरिथमेटिक लिखा नज़र आ रहा होगा और दूसरी तरफ आपको अलजबरा लिखा नज़र आ रहा होगा। जैसे ये हमारे पास है अरिथमेटिक और ये है हमारे पास अलजबरा। अब अरिथमेटिक के पहले जो दो कॉलम है वो अरिथमेटिक के हैं, और अगले जो दो कॉलम हैं वो अलजबरा के हैं। अरिथमेटिक में हम देखते हैं 2 plus 3 is equal to 3 plus 2 is equal to 5. The sum of 2 and 3 are 3 and 2 is 5.
स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 2 में 3 ऐड करें या 3 में 2 ऐड करें तो दोनों का आंसर जो है वो 5 आता है, सेम आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है अरिथमेटिक के अंदर नंबर्स इस्तेमाल होंगे और अलजबरा के अंदर नंबर्स की जगह हम लेटर्स इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि एडिशन का ये जो रूल है कि 2 में 3 ऐड करें या 3 में 2 ऐड करें तो दोनों का जो सम है वो सेम होता है, यानी 5 होता है। इसी बात को अगर हम एक रूल बना लें तो उसको हम अलजबरा में कैसे लिख सकेंगे, वो होगा a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए इज़ इक्वल टू सी। अब सी हमारे पास से एक तीसरा लेटर है जो कि ए उनका आंसर आ रहा है, जैसे कि एग्जांपल में वो 5 है। द सम ऑफ ए एंड बी आर बी एंड ए इज सी, यानी ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों का आंसर जो है वो सी आएगा और वो सेम होगा। दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। द डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 5 इज 1। स्टूडेंट्स आपको पता है कि 6 में से 1 निकाल दें, 6 में से 1 माइनस कर दें तो उसका आंसर 5 आता है। इसी तरह से इसको अगर हम अलजबरा में देखें तो कैसे लिखेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू सी। डियर स्टूडेंट्स हमें याद रखना है कि जो पहला नंबर है उसको वो एज एन ए ले रहा है और जो दूसरा नंबर इस्तेमाल हो रहा है उसको वो बी ले रहा है और जो आंसर आ रहा है दोनों को सॉल्व करने से उसको वो सी कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज सी वेयर ए इज मोर देन बी। हमेशा प्यारे बच्चों ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो ए है वो बड़ा है किससे, बी से। ऑफ कोर्स बी छोटा है, बी स्मॉलर है ए से, ए जो है वो ग्रेटर है बी से, इसीलिए जो जो स्मॉलर अमाउंट है, जो छोटी रकम है जो यहाँ पे बी है उसको हम माइनस कर रहे हैं ए में से। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 1 जो है वो स्मॉल था और 6 जो है वो ग्रेटर था, इसलिए 1 को 6 में से माइनस किया है तो आंसर 5 आया। इसलिए यहाँ अलजबरा में जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है इसकी वो ये है, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज सी वेयर ए इज़ मोर देन बी। और यहाँ पे ए क्या है, ये बड़ा है बी से। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इन दो एग्जांपल्स की जो अरिथमेटिक में भी लिखी है और जो अलजबरा में भी एक्सप्लेन की गई है अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 5 आर 5 एंड 3 इज 15। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 15 ही आएगा। मतलब दोनों की अगर हम जगह बदल दें, 3 को 5 की जगह लिख दें, 5 को 3 की जगह लिख दें तो भी आंसर इनका सेम आएगा। लेकिन प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में पीछे हमने देखा कि अगर हम ऐड करें दोनों नंबर्स की जगह बदल के तो भी आंसर सेम होता है। यहाँ पे हम देखें कि अगर हम दो नंबर्स को उनकी जगह बदल के मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर सेम होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में दो नंबर्स की जगह अगर हम बदल देते हैं तो भी उनका आंसर सेम आता है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ दो नंबर इस्तेमाल हो रहे हो, अगर तीन नंबर आ जाएंगे तो फिर वहाँ पे उनका रूल थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ दो नंबर्स की बात हो रही है। अभी हम इसको अलजबरा की एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि वो कैसे की गई है। फॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी। फिर वही बात कि पहले नंबर को उसने ए कह दिया, दूसरे को बी कह दिया और उसका जो आंसर है उसको उसने सी कह दिया। वी यूजली राइट ए बी इज इक्वल टू सी और बी ए इज इक्वल टू सी। यानी स्टूडेंट्स जब हमने लेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो फिर हम आपस में
मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते, उनको डायरेक्ट ए बी या बी ए लिख देते हैं। यानी ए क्रॉस बी लिखने के बजाय हम उसको ए भी लिख सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आर बी एंड ए इज सी। यानी ए और बी का प्रोडक्ट या बी और ए का प्रोडक्ट जो है वो दोनों सी है, यानी एक जैसा प्रोडक्ट है, एक जैसा जवाब है। आगे हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है, 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही नंबर इस्तेमाल हो रहा है और वो है 3। यानी 3 को आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनता है, उसका स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर को हम खोलें तो उसका आंसर 9 आ जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक बात समझा दूँ कि यहाँ पे देखिए ये जो 3 है इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो जब एक जैसी बेस वाली जो एक जैसा नंबर आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। यानी यहाँ पे नंबर सेम है, 3 है और 3 है, इसलिए इन दोनों की पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि जब दोनों नंबर एक जैसे हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। 1 + 1 तो क्या आ गया, वहाँ पे उन्होंने लिख दिया 3 स्क्वायर, यानी 3 वहीं रहा और इसकी जो पावर्स थी वो ऐड होकर 2 बन गए और उसका आंसर क्या है, 9। इसी तरह उन्होंने अलजबरा में लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ ए इज ए स्क्वायर, कि यानी ए का जो स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर होगा। यानी ए के ऊपर जो छोटा सा करके 2 लिखा जाएगा इसको हम इसकी पावर बोलेंगे, इसकी ताकत बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, वहाँ पे स्क्वायर था, यानी एक नंबर को हमने 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किया था। अब हमारे पास एक ही नंबर है और उसको हम आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो इनकी पावर को जब हम ऐड करते हैं तो वो 3 बन जाती है, यानी 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। 3 वही रहा और इन तीनों की जो पावर्स थी 1 1 1 वो ऐड होकर 3 बन गई, इसलिए 3 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 27। द क्यूब ऑफ 3 इज 27, यानी 3 का जो क्यूब है 3 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 27 आएगा। स्क्वायर का मतलब होता है कि एक नंबर को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, और क्यूब का मतलब होता है एक ही नंबर को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट कॉलम में हम देखते हैं ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्यूब। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि 3 को हमने अलजबरा की फॉर्म में जब लिखा तो उसको हमने ए कह दिया, और 3 हमने 3 टाइम्स ही लिखा था, इसलिए हमने लिखा ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्यूब। यानी इसमें भी ए सेम था, इनकी बेसिस सेम थी, तो इनकी पावर्स जो है आपस में ऐड हो गई और वो 3 बन गई। द क्यूब ऑफ ए इज़ ए क्यूब। अब हम क्या करेंगे कि ए का जो क्यूब होगा वो ए क्यूब की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी हम ए लिखेंगे और उसके ऊपर छोटा सा करके 3 लिख देंगे जिसको हम क्यूब पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो भी नंबर अकेला होता है, जैसे यहाँ पे हम 3 देख लेते हैं, ये 3 है, इसके बटे में इसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, और जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा होता ऑब्वियसली उसका डिनोमिनेटर 1 होता है।
इसलिए अगर हम देखें 24 डिवाइडेड बाय 3/1 इज इक्वल टू 24 वैसे ही रहा, और जब हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है तो हम उस रकम को उल्टा देते हैं, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखें, न्यूमरेटर 3 था, ऊपर था, और जो 1 है वो नीचे है। जब मल्टीप्लाई में हमने देखा तो 1 ऊपर लिख दिया और 3 हमने नीचे लिख दिया, ये रकम हमने उल्टा दी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जब ना हमने रकम उल्टा दी है तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, 3 1s आर 3 एंड 3 8s आर 24, यानी 8 का टेबल हमने पढ़ा और उसको हमने कैंसिल कर दिया 24 को 8 के साथ। 8 3s आर 24 होता है, इसलिए 3 1s आर 3 एंड 8 3s आर 24, इसलिए इसका जो आंसर है वो 8 आया है। The quotient of 24 when divided by 3 is 8। अब quotient स्टूडेंट क्या होता है? quotient हमेशा हमारे पास जब हम कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आ रहा होता है वो हमारे पास quotient होता है। यानी अगर यहाँ पे अगर मैं खाली जगह में लिख दूँ 24 डिवाइडेड बाय 3 तो 8 3s आर 24 हो गया। तो यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है ये हमारे पास क्वोशंट है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्वोशंट बोल रहे हैं। द क्वोशंट ऑफ 24 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 इज 8। यानी 24 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो उसका क्वोशंट हमारे पास 8 आ गया। फॉर a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू a क्रॉस 1/b इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट देखें, वही वाला रूल हमने अप्लाई किया है कि यहाँ b के नीचे डिनोमिनेटर कोई नहीं था तो हमने 1 लिख दिया, और फिर इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो b को हमने उल्टा दिया, 1/b लिख दिया, और इसका जो आंसर है वो c आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लेटर्स इस्तेमाल करें क्योंकि अब हम इन नंबर्स को अलजबरा की फॉर्म में लिख रहे हैं, और अलजबरा में नंबर्स को हमने पढ़ा था कि लेटर्स की सूरत में लिखेंगे, इसलिए पहले नंबर को ये कह दिया, और जो नंबर डिवाइड कर रहा है यानी जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको हमने बी कह दिया, और जो आंसर आएगा, आंसर कौन सा आएगा? आंसर हमारा क्वोशंट वाला आएगा, उसको हमने सी कह दिया। वो यूजली राइट a/b इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रकम है a क्रॉस 1/b, इसको हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे भी देखें a को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो a ही रहा और नीचे b आ गया इज इक्वल टू c। तो a क्रॉस 1/b को हम a/b भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, द क्वोशंट ऑफ a व्हेन डिवाइडेड बाय b इज c। कि जब a को हम b के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो क्वोशंट आता है वो c आता है, वेयर b डजंट इक्वल टू 0। b कभी भी 0 नहीं होता, यानी b कभी भी यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि कोई भी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। क्यों 0 नहीं होता, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ। 0 का मतलब है बिल्कुल ख़त्म हो जाना, बिल्कुल उसका वजूद ख़त्म हो जाना, बिल्कुल कुछ भी बाकी ना रहना। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पेपर है, आप उसको फाड़ देते हैं, मौजूद तो वो फिर भी रहा, बेशक उसके छोटे छोटे पीसीस हो गए लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ, उसका वजूद अभी भी बाकी है छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में। फ़र्ज़ करें कि आपके जहन में ये बात आ रही है कि अगर हम उन छोटे पीसीस को जला दें तो जलाने से स्टूडेंट्स क्या होगा, उसकी राख तो होगी, वो पेपर्स तो ख़त्म हो जाएंगे लेकिन उन पेपर्स की जो राख होगी वही अब उस पेपर का वजूद होगा। तो यानी राख भी मौजूद है, इसका मतलब है कि वो पेपर का वजूद अभी भी बाकी है उस राख की शक्ल में।
तो जब हम ज़ीरो की बात करते हैं ना कि किसी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड कर देना, यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो कर देना, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। यानी हम किसी भी चीज़ को ज़ीरो में डिवाइड नहीं कर सकते। वो हमेशा चीज़ बाकी रहती है, उसका वजूद हमेशा बाकी रहता है किसी न किसी शक्ल की सूरत में। उम्मीद है यहाँ पे जो b डज़न्ट इक्वल टू ज़ीरो है या b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, उसकी आपको समझ आ चुकी होगी कि कोई भी चीज़ ज़ीरो में डिवाइड नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ उसकी जो उसका जो वजूद होता है वो बाकी रहता है, वो बाकी रहती है। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है जिसमें हम देखेंगे कि चार चीज़ें हैं, मल्टीप्लिकेशन किया है, एडिशन किया और डिवीजन किया, इसी तरह से हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे एक एक एग्जांपल भी दे दी है इनकी, ताकि आपको इन लॉज की अच्छी तरह से समझ आ जाए। नंबर 1 पे है 3a इज इक्वल टू 3 क्रॉस a इज इक्वल टू a+a+a। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 3a की। ये है हमारे पास 3a। इसको पीछे हमने पढ़ा था कि दोनों के दरमियान में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है तो वो हम यूजली नहीं लिखा करते। यानी 3 क्रॉस a को हम 3a भी लिख सकते हैं और 3 क्रॉस a भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 3a है, यानी a जो है वो 3 टाइम आ रहा है, तो a को हम आपस में 3 टाइम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे कि जो 3a है, इसका मतलब है a आपस में 3 टाइम ऐड हो रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपने गौर किया हो तो जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है वो कंटिन्यूसली एडिशन का ही एक नाम होता है, कंटिन्यूसली एडिशन की ही शक्ल होती है। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a को हमने 3 टाइम ऐड किया है, तो उसको हमने मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में 3a लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंटिन्यूसली जो है वो एडिशन का ही दूसरा नाम होता है। यहाँ पे हमने ऊपर आपको रेड ब्लैक में नज़र आ रहा होगा a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। यहाँ पे मैंने खुद से लेट किया है, सपोज किया है कि ये हमारे पास 2 है और b जो है वो 4 है, ताकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा सकूँ और आपको अच्छी तरह समझ आ सके। पहले नंबर पे हमारे पास था 3a, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, a की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2, यानी फिर a की जगह 2 लिख दिया, इज इक्वल टू 2 + 2 + 2, यानी जैसे ही आपको ये नोट में बताया गया है 3a की एक्सप्लेनेशन की गई है स्टेप बाय स्टेप, सेम उसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैं a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ, जो कि हमने सपोज किया कि 2 है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एंड पे आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप देखें कि 2 को अगर हम आपस में 3 टाइम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, 2 + 2 + 2, तो भी आंसर 6 आता है। और अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर हमारे पास 6 आता है। इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम एडिशन की फॉर्म में लिखें या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखें दुरुस्त तरीके से, तो इनका आंसर सेम आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं, हमारे पास है 3a²b। इसमें भी स्टूडेंट्स 3a² b इज इक्वल टू 3 × a × a × b, यानी a² को उन्होंने a × a और साथ में जो b था उसको b की फॉर्म में ही लिख दिया है। पीछे हमने क्लास स्टूडेंट्स देखा था कि जो एक जैसी बेसिस होती हैं उनकी पावर्स को हमने आपस में ऐड कर दिया था, और अगर मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो फिर हम उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे हमने a² को a × a की फॉर्म में लिख दिया है। पिछली एग्जाम्पल की तरह इसमें भी हम a की वैल्यू 2 पुट करते हैं और b की वैल्यू 4 पुट करते हैं।
3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 4। इन तीनों के दरमियान में स्टूडेंट्स कोई भी साइन नहीं है, ब्रैकेट्स हैं। इसका मतलब है कि ये सारे की सारी रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे जैसे हमने ए स्क्वायर को ए क्रॉस ए लिख दिया था, इसी तरह हम टू स्क्वायर को 2 क्रॉस 2 लिख देते हैं और साथ में 4 वैसे ही आएगा। तो इन चारों रकमों को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 क्रॉस 2 इंटू 2 इंटू 4, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 48। यानी 3 2s are 6, 6 2s are 12 एंड 12 4s are 48। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 3 इंटू ए प्लस बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ब्रैकेट और 3 के दरमियान कोई भी यहाँ पे साइन नहीं है, तो ब्रैकेट और नंबर के दरमियान में जब कोई साइन नहीं होता इसका मतलब होता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसलिए 3 जो है ये अंदर जितने भी रकमें हैं इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इज इक्वल टू 3 क्रॉस इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे भी जो बात स्टूडेंट्स मैंने बताई कि मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसलिए उन्होंने 3 और ए प्लस बी के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। इसी तरह से हम इसमें भी ए और बी की जो वैल्यूज़ हमने सपोज की थी वो पुट करते हैं। 3 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 क्रॉस इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक रूल होता है, बोर्ड मैथ्स रूल होता है, उसमें हमने हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। यहाँ पे ब्रैकेट में है 2 प्लस 4, तो ये हमारे पास आंसर आता है 6 और 6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 18। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ होते हैं वो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे वो 6 आ जाएगा और प्लस 4 कर देंगे और आंसर 10 ले आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। स्टूडेंट्स बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग हम जो है अगर तो सबसे पहले बार आती है कहीं रकम में तो उसको सॉल्व करते हैं, वरना हम हमेशा जो स्मॉल ब्रैकेट होती है, राउंड ब्रैकेट होती है, वहीं से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमने पहले 4 प्लस 2 को सॉल्व किया, जवाब 6 आया। 6 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारा 18 आया। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो हमारी एग्ज़ाम्पल है वो कैसे सॉल्व होगी। 3 प्लस ए ओवर 4, यानी 3 में वो ए ऐड कर रहे हैं और जो आंसर आ रहा है उसको वो डिवाइड कर रहे हैं 4 के साथ, इज इक्वल टू। अब इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 3 प्लस ए, यानी इसको अलग कर लिया, और जो डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ था उसको हमने डिवीजन के साइन के साथ कर लिया, डिवाइडेड बाय 4। ये दोनों ही इक्वल होते हैं और इन दोनों को इन फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस ए। स्टूडेंट्स वही बात कि हमने कहा था कि जिसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है। तो 4 के नीचे कोई नहीं था, हमने खुद 1 लगाया। अब क्या किया कि हमने 1 को इस रकम को हमने उल्टा दिया, जो 4/1 था उसको 1/4 कर दिया और साथ में मल्टीप्लाई 3 प्लस ए, यानी उन्होंने 3 प्लस ए को एंड पे लिख दिया है। यहाँ पे पहले आ रहा था, यहाँ पे एंड पे आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हमने पीछे रूल में पढ़ा था कि ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो तो आंसर दोनों का सेम आता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे 1/4, क्योंकि यहाँ पे हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लिया है, इसलिए 3 प्लस ए को हमने एंड पे लिख दिया है। शुरू में भी लिख सकते हैं, एंड में भी लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आंसर जो है वो सेम ही आता है। अटेंशन, यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। तवज्जो यहाँ पे आपको देनी है। व्हेन वी मल्टीप्लाई a बाय 3, यानी जब हम a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वी यूजली राइट इट एज 3a इंस्टेड ऑफ 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि जब हम a को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी a क्रॉस 3, इसको हम क्या करते हैं,
इसको हमेशा हम 3a लिख देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हम इसको A3 लिख सकते हैं, तो ऐसे नहीं लिखते। हम हमेशा इसको 3a की फॉर्म में लिखेंगे। यानी पीछे हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा कि ये a है जो आपस में 3 टाइम ऐड हो रहा है, तो हम इतनी बार एडिशन की फॉर्म में लिखने के बजाय उसको डायरेक्ट 3a लिख देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपको समझ आ चुकी होगी यहाँ पे। व्हेन वी मल्टीप्लाई by 1, we usually write it as b and not 1b or b1। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे b आना है, स्मॉल b आना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आना है, स्मॉल b आना है। when we multiply b by 1, we usually write it as b and not 1b or b1। यानी जब हमने b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमने इसको सिर्फ b लिख देना है, ना कि इसको 1b लिखना है या b1 लिखना है। इसको हमने हमेशा b लिख देना है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना लिखा हो तो उसको हम 1 लिखते हैं। इसी तरह से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो साथ में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता, इसका मतलब ये है कि उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी बता देती हूँ कि जैसे यहाँ ये a के साथ 3 लिखा हुआ है, यानी वेरिएबल से पहले जो नंबर लिखा होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमने 1 के साथ किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो साथ में 1 बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आंसर में सिर्फ वही वाला नंबर आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट्स अलजेब्रा के बारे में हमने पढ़ लिया, तो अभी हमने देखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं। एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स, ऑपरेशन, सिंबल्स, प्लस, माइनस, multiply, addition or brackets is known as an algebraic expression. An algebraic expression has no equal sign, यानी algebraic expression के अंदर कोई भी इक्वल का साइन नहीं आता। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले ये समझना भी ज़रूरी है कि टर्म्स क्या होती हैं। अभी हम समझते हैं कि टर्म्स क्या होती हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, 3a प्लस 2b। यानी यहाँ पे 3a भी एक टर्म है और 2b भी एक टर्म है। 3a प्लस 2b है, तो इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही हैं। इसमें जो हमारे पास प्लस आ रहा है वो ऑपरेशन सिंबल है, तो जितने ऑपरेशन सिंबल होंगे उसी हिसाब से हमारे पास से टर्म्स आएंगी। यहाँ पे हमारे पास एक सिंबल है प्लस का, इसका मतलब है कि 2 टर्म्स तो लाजमी आएंगी जिनके दरमियान में ये एक है। अगर हमारे पास 2 सिंबल्स आ रहे हैं तो टर्म्स 3 आ जाएंगी, और अगर 3 सिंबल्स आ रहे हैं तो टर्म्स 4 आ जाएंगे, या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन बिल्कुल नहीं होता, जैसे एक इक्वेशन के अंदर आता है। एक्सप्रेशन में कोई साइन नहीं आएगा इक्वल का। इन द अलजेब्रिक टर्म 3a, the number 3 in front of the variable a is called the coefficient of a। स्टूडेंट्स अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो नंबर के साथ, यानी वेरिएबल से पहले जो लिखा होता है वो कोफिशेंट होता है। यहाँ पे देखें, इन दी अलजेब्रिक टर्म 3a, यानी एक टर्म हमने ले ली है 3a की। द नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल a इज कॉल्ड द कोफिशेंट ऑफ a। यानी a से पहले a के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, जो कि 3 लिखा हुआ है, उसको हम a का कोफिशेंट बोलेंगे। और a बिज़ाते खुद एक वेरिएबल है
और 3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसका कोएफिशिएंट है। Likewise, the coefficient of AB in 18AB is 18। यानी ए बी दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो इनके फ्रंट पे जो नंबर लिखा है 18 वो हमारे पास कोएफिशिएंट है किसका, ए बी का। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए बी सी इन 45 ए बी सी इज 45। इसी तरह से हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, इनका कोएफिशिएंट क्या है, 45 है। What is the coefficient of a in -25a? अब स्टूडेंट्स आपने सोचना है, उन्होंने आपसे पूछा है कि -25a के अंदर कोएफिशिएंट कौन सा है। चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो है -25। क्या कोएफिशिएंट है, -25, किसका, ए का। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है 4.2 शोज सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात आपको बता दूँ कि हमने पीछे पढ़ा है कि एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी इक्वल का साइन नहीं आता। तो ये जितने भी आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं, यानी पहले कॉलम में भी 4 है, अगले में भी 4 है, तो इनमें कहीं भी इक्वल का साइन नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन किसको बोलना है और नॉन लीनियर एक्सप्रेशन किसको बोलना है। लीनियर में स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा आपको पता हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो लीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में आना, एक ही सीध में आना। तो जो यहाँ पे मतलब इसका आ रहा है वो है 1। यहाँ पे लीनियर का मतलब हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं। लीनियर का मतलब है 1, ठीक है। और नॉन लीनियर का मतलब होता है कि जो 1 नहीं है। अब वो 1 क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो है यहाँ पे पावर, यानी वेरिएबल्स की जो पावर है, अगर तो वो 1 आ रही है तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास लीनियर होगा, और अगर उसकी 1 से ज़्यादा आ रही है, 1 से ज़्यादा आ रही है, तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास नॉन लीनियर एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप 2x + 3, तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स x की जो पावर है वो 1 आ रही है, और तो कोई वेरिएबल भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, सिर्फ x इस्तेमाल हो रहा है, और वो भी एक ही टर्म में, और उसकी पावर 1 है। इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम लीनियर एक्सप्रेशन बोलेंगे। और अगर हम टर्म्स की बात करें तो इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं, जैसा कि ये देखिए, एक टर्म 2x है और दूसरी टर्म 3 है, और इसमें x की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन है। इसी तरह से 1/4x - 7, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, इसलिए ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है y - 3x + 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना, 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं x और y, लेकिन दोनों की पावर आपस में 1 है, और ये ऐड भी नहीं हो सकती क्योंकि वेरिएबल ही अलग अलग है। वो एक x है, एक y है, इनकी पावर आपस में बिल्कुल ऐड नहीं हो सकती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 हो जाएगी पावर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी पावर्स आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती, इसलिए ओवरऑल जो यहाँ पे पावर आ रही है वो 1 ही आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास 5x + y - 4z - 3। यहाँ पे देखिए 3 हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं x, y, z, और इन तीनों की पावर जो है वो 1 ही आ रही है, इसलिए ओवरऑल एक्सप्रेशन के अंदर जो पावर है वो 1 से ज़्यादा नहीं है। बेशक वेरिएबल्स जितने मर्जी इस्तेमाल हो रहे हों, लेकिन वो आपस में उनकी पावर्स ऐड नहीं हो रही, और वो 1 से ज़्यादा नहीं है, तो उस एक्सप्रेशन को भी हम लीनियर एक्सप्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अगले कॉलम में है नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस। x² - 3,
यहाँ पे बिल्कुल पता चल रहा है साफ साफ कि x की पावर 1 से ज़्यादा हो गई है, यानी स्क्वायर हो गई है, 2 हो गई है, तो ये लीनियर नहीं रहा, इसलिए इसको हम नॉन लीनियर एक्सप्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट में है 2/3 x³ + 1। यहाँ पे भी x की पावर क्यूब हो गई है, 1 नहीं रही, इसलिए ये भी नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास xy - 1। अब स्टूडेंट्स बात सोचते कि ये है कि यहाँ पे भी तो x की 1 है, y की 1 है, तो ये नॉन लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है? स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये भी एक नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है। x/y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, x जो है उसको डिवाइड कर रहा है y और साथ में ऐड हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ z। अब स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स जो होता है वो हमारे पास होता है 1/2 की फॉर्म में, यानी यहाँ पे ये देखिए z है, स्क्वायर रूट को अगर हम छोड़ें तो इसको सादा हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। ये स्टूडेंट्स ये 2 है, z की पावर 1/2 है। अब यहाँ पे ये देखिए 1/2 ये 1 से कम है और साथ में कुछ जो पावर्स है वो ऐड हो रही हैं। यहाँ पे जो y की पावर है ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, x की भी पावर होगी, तो ये भी हमारे पास एक नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है। रिकॉल स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपने रिकॉल करना है, अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, कुछ सोचना है। अब ये 5 लिखा है, इसके ऊपर छोटा सा 4 लिखा हुआ है, इज रीड एज 5⁴। इसको पढ़ना कैसे है, 5⁴, 5⁴, where 4 is called the index। 4 यहाँ पे क्या कहला रहा है, इंडेक्स कहला रहा है, यानी जो ऊपर पावर आ रही है जो छोटी सी करके लिखी हुई है, जो छोटा सा नंबर लिखा होता है उसको हम कह रहे हैं इंडेक्स है। द इंडेक्स ऑफ 5 इज 1, बट वो यूजली राइट इट एज 5 इंस्टेड ऑफ 5। इसमें स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो 5⁴ था उसमें जो इंडेक्स था वो 4 था, लेकिन अगर हम सिर्फ 5 की बात करते हैं, अकेले 5 की बात करते हैं, तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि कुछ नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि इसकी पावर भी 1 है। जैसे हम डिनोमिनेटर देखते हैं कि कोई नहीं लिखा हुआ तो वो 1 लिख सकते हैं, इसी तरह अगर पावर भी कोई नहीं लिखी हुई तो उसको भी हम 1 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 ही होती है। तो अकेला जो 5 है उसका इंडेक्स जो है वो 1 है, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हट लिखा गया है, यहाँ पे ये है बट वी यूजली राइट इट एज 5 इंस्टेड ऑफ 5 1। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ 5 ही लिखते हैं, यानी इसके ऊपर ये वाली जो 1 है ये पावर नहीं लिखते, इसको हमेशा हम 5 की शक्ल में ही लिख देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली होता है कि इसकी पावर 1 है हमारे पास। Notice that the index of each of the variables in the linear expressions is 1। अब स्टूडेंट्स नोटिस किया है कि जो इंडेक्स है हर वेरिएबल का वो 1 है, किसके अंदर, लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर, यानी जो हम कह रहे थे कि इसकी पावर 1 होनी चाहिए और पावर को हम यहाँ पे इंडेक्स बोल रहे हैं, तो जितने भी लीनियर एक्सप्रेशंस हैं उनमें हर वेरिएबल का जो इंडेक्स है वो 1 होता है। एग्जाम्पली ग्रेशिया स्टूडेंट्स यहाँ पे जो E.G. लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया, यानी मसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल x इन 2x + 3 इज़ 1। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे पास एक्सप्रेशन है 2x + 3, इसमें x का जो इंडेक्स है, x की जो पावर है वो यहाँ पे 1 है। क्यों 1 है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन है।
Also, each of the variables in the linear expressions is not multiplied or divided by an other variable. क्यों? इसलिए वो वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये ना ही तो डिवाइड हो रहे हैं और ना ही ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आपस में सारे प्लस माइनस की टर्म के साथ अलग अलग है, प्लस माइनस की सॉरी साइन के साथ अलग अलग टर्म्स हैं ये सारी की सारी, इसलिए ये सारे क्या है, इंडेक्स 1 है लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर। एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इज नॉट अ लीनियर एक्सप्रेशन एज द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल एक्स इज 2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आ गया है, ऑटोमेटिकली ये 1 नहीं है, ये 1 से ज़्यादा हो गया तो ये नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है। सेम इसी तरह एक्स वाई माइनस 1 is also not a linear expression as the variable x is multiplied by an other variable y। अब यहाँ पे ये भी नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे एग्जाम्पल में भी पढ़ा कि जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं या डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स चेंज हो जाती हैं, वो 1 नहीं रहती, उनका इंडेक्स 1 नहीं रहता, इसलिए वो नॉन लीनियर हो जाते हैं। In the linear expression 5x plus y minus 4z minus 3, there are 4 terms। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है बता दिया गया है कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है। 5x प्लस वाई माइनस 4z माइनस 3, इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं? 4 टर्म्स आ रही हैं। पहली है 5x, दूसरी है y, तीसरी है माइनस 4z और चौथी है माइनस 3। 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, यानी वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक्स वाई एंड जी। और कांस्टेंट टर्म कौन सी है स्टूडेंट? ये एक नया वर्ड है आपके लिए, यानी कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, बदलते रहना। कांस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा रहना, बिल्कुल नहीं बदलना, एक जैसा रहना। ठीक है, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, यानी जिस भी नंबर के साथ वेरिएबल नहीं लिखा होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे 3 हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे देखें, ये 3 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ। -3 कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जी आर 5, 1 एंड -4 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे स्टूडेंट जो एक्सप्रेशन है 5x प्लस वाई माइनस 4z माइनस 3, इसमें कोफिशिएंट्स क्या क्या है? x का कोफिशिएंट 5 है, y के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो 1 है, और z के साथ हमारे पास -4 है। स्टूडेंट्स आपने सिंबल्स का भी ध्यान रखना है कि जो प्लस वाला होता है उसको हम वैसे ही 1 2 3 पढ़ लेते हैं, लेकिन जो माइनस साइन के साथ आ रहा होता है कोफिशिएंट, उसमें हमेशा हम माइनस लाजमी लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। इसलिए z का जो कोफिशिएंट है वो -4 है और बाकी हमारे पास कोफिशिएंट नहीं है, बाकी हमारे पास -3 बचता है जो कि एक कांस्टेंट था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के लेसन की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी, और अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और जितनी जल्दी पॉसिबल हुआ मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार रहूँगी। थैंक्स फॉर विजिटिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।